पश्चिम बंगाल और असम में दिन बीतने के साथ साथ मतदान ने रफ्तार पकड़ी है। दोपहर 3 बजे तक का डेटा आपको दे दें। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर के लिए करीब 62% मतदान अब तक हो चुका है, जबकि असम में 59% वोटिंग अब तक रिकॉर्ड हुई है। हालांकि शुरुआती 5 घंटे में वोटिंग की चाल थोड़ी सुस्त थी, लेकिन दिन आगे बढ़ने के साथ साथ वोटिंग प्रतिशत में भी सुधार हुआ है। दोपहर 3 बजे तक का ये आंकड़ा इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। करीब 62% मतदान पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड हुआ। वहीं असम में दोपहर 3 बजे तक 58.78% वोटिंग दर्ज हुई है। हालांकि हमारे एक्सपर्ट्स का भी यहां पर यह मानना है कि 80% तक ये आंकड़ा जाएगा जब वोटिंग खत्म होगी, उस समय तक, यानी शाम 6 बजे तक। लेकिन पश्चिम बंगाल में 30 सीटों के लिए वोटिंग और असम में 39 सीटों के लिए वोटिंग। इस बीच मतदान अब रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बात के आसार इसलिए भी क्योंकि दोपहर का वक्त क्योंकि काफी गर्मी का था, लिहाजा जो वोटिंग के लिए लोग निकल रहे थे संख्या कम थी। लेकिन अब 4 बजे के बाद ये आंकड़ा और आगे बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद है। लेकिन नंदीग्राम लगातार सुर्खियों के केंद्र में बना हुआ है, क्योंकि वहां पर एक बड़ा मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी से शुवेंदु अधिकारी के बीच है। और यही वजह है कि पूरे पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफ और नंदीग्राम का जिक्र अलग तरीके से लगातार हो रहा है। आपको हम ये कुछ समय पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें नहीं है, जिस समय परिस्थितियां वहां पर बिगड़ रही थी और दो गुट जिस तरह से आमने सामने आ गए थे, एक टकराव दिखाई दे रहा था। अलग अलग समुदाय के लोगों का इस तरह से आमने सामने आना, हालांकि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ऐसे आसार पहले से थे, आशंका थी कि ये हो सकता है, लेकिन ये अफरा तफरी उस समय और बढ़ गई जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों के बीच पहुंची, इस पोलिंग बूथ पर पहुंची। तो बंगाल में दूसरे दौर के चुनाव में नंदीग्राम हॉट सीट बनी हुई है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं। श्वेता सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। यहाँ पर ये जो आप उपद्रव देख रहे हैं, हंगामा देख रहे हैं, लोगों की नाराजगी देख रहे हैं, ये सब शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स की डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और जो खासकर महिला पुलिसकर्मी हैं पश्चिम बंगाल की, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन दरअसल गांव के भीतर भी एक तरफ से दूसरे नारे लग रहे हैं और एक तरफ से शुवेंदु अधिकारी का विरोध हो रहा है। और इस सब के बीच ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी इस समय इस जगह पर मौजूद हैं जहां पर वोटिंग चल रही है और यहां पर वो अपनी आपत्ति को दर्ज कर रही हैं। लेकिन इस गांव में रहने वाले सारे लोग जो यहां पर मौजूद हैं, जिनका सीधे तौर पर कुछ हिस्से का यह आरोप है कि वोटों को छापा जा रहा है लोगों के आए बिना। विरोध सबका ये हो रहा है कि वोट में गड़बड़ियां हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। पूरी कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से, रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से, कि स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए और मौजूदगी भी इसीलिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहां पर बढ़ा दी गई है। आप देखिए कि अभी तक जो मुख्यमंत्री हैं उनकी सुरक्षा को तो बहुत दुरुस्त रखा गया है, लेकिन उसके अलावा भी अब आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं, आगे बढ़ते हुए आप इन सभी पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों को, रैपिड एक्शन फोर्स के अफसरों को, आप आगे बढ़ते हुए सैनिकों को आप देख सकते हैं, वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो स्थिति है वो धीरे धीरे ऐसी आशंका लग रही है सबको कि बेकाबू हो रही है। हालांकि अभी तक केवल नारेबाजी ही यहाँ पर चल रही है। 1 घंटे से अधिक का समय होने को आया है और यहाँ पर हंगामे की स्थिति कुछ ऐसी ही है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, नंदीग्राम आज तक। तो लाजमी है कि नंदीग्राम की इतनी चर्चा होगी, ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी के बीच टक्कर है, लेकिन दूसरी तरफ डेबरा सीट पर भी चर्चा जोरों पर है, क्योंकि वहां पर 2 पूर्व पुलिस अधिकारी आमने सामने हैं। जब पूरे देश की नजर नंदीग्राम की हॉट सीट पर टिकी थी, तब उससे ज्यादा गर्मा गर्म माहौल डेबरा की इस सीट पर था, जहां 2 पूर्व आईपीएस अधिकारियों के बीच टक्कर है। बीजेपी की उम्मीदवार और पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष का मुकाबला पूर्व आईपीएस अधिकारी और टीएमसी उम्मीदवार हुमायूं कबीर से है। तृणमूल कांग्रेस ने भारती घोष पर आरोप लगाया कि वो वोटरों के बीच पैसे बांट रही है। वहीं भारती घोष इस्लामपुर के इस बूथ पर पहुंची और अपने पोलिंग एजेंट को बूथ से बाहर निकाले जाने का इल्जाम लगाया। मार के निकाल दिया। यहाँ पर जो जमायत था
उनको मार के भगा दिया। फिर हमारा मंडल सभापति आए, इनसे पूछो, इनको भी मार के भगा दिया। दूसरी तरफ यहाँ के लोगों का आरोप था कि भारती घोष ने यहाँ भगवाधारी गुंडों को भेजा है। लोगों का कहना था कि ये बाहरी हैं, जिनके पास वोटर आईडी तक नहीं है। ऐसे में इनके आने से माहौल बिगड़ रहा है। मेरे इतने जाता है वो बारूनिया पास का बूथ है, जो जाता है वो मेरे को निकाल दिए पार्टी का। हाँ, तृणमूल यहाँ के जो लोकल के लोग हैं ये दावा कर रहे हैं कि बाहर से बीजेपी लोग ला रही है और यहाँ पे अशांति सृष्टि करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही दावा यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने किया और हम देख सकते हैं कि कैसे भारती घोष के जो लोग हैं उनके साथ, ग्राम के जो दूसरे लोग हैं उनके साथ झड़प जैसे लगी है। ये सरासर गलत है। वो खुद ले आ रहे 50-100 गुंडा बाहर से ले आके खुद देखिए, आप लोग कैमरा उधर घुमाइए और देख लीजिए, जो भगवा ड्रेस पहन के वो लोग बाहर से आया है। आप सके तो वो लोग का आईडी कार्ड चेक कर ले, चेक करके देख सकते। आप लोग यहाँ के? हम लोग यहाँ के, हम लोग इलेक्शन, हम लोग वोट देने आए और आके देख रहे हैं जो बीजेपी का कैंडिडेट है यहाँ, जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो आके यहाँ का परिस्थिति को, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस है, ऑब्वियसली सिक्योरिटी है। जो हर एक दल का पोलिंग एजेंट है, यहाँ पर सही वोट चल रहा है, लेकिन कैंडिडेट, बीजेपी का कैंडिडेट आके यहाँ के पूरा माहौल को बिगाड़ दिया। एक तरफ जहां भारती घोष टीएमसी पर आरोप लगा रही थी, वहीं भारती घोष एक से दूसरे बूथ पर घूमती नजर भी आई। भारती घोष ने आने के बाद से यहाँ पे स्थिति को वो गर्म करने की कोशिश करी। भारती घोष फिर से दूसरी तरफ जा रही है। हम उनके पीछे पीछे जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ से वो कहाँ जा रही है। भारती घोष ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि नुआपाड़ा में बूथ नंबर 22 पर उनके पोलिंग एजेंट को बूथ में नहीं जाने दिया गया। उनका कहना था कि टीएमसी के 150 गुंडों ने उनके पोलिंग एजेंट को घेर लिया। আর চকমানু 49 বুথ থেকেও পোলিং এজেন্টকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি যাচ্ছি ওখানে। भारती घोष ने 2017 में इस्तीफा दे दिया था और 2019 में बीजेपी में शामिल हो गई थी। घाटल सीट से उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो हार गई। इस बार वो डेबरा से किस्मत आजमा रही हैं। डेबरा से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। तो नंदीग्राम डेबरा सीट का ये पूरा हाल हमने आपको दिखाया, लेकिन जमीन पर जो परिस्थितियां हैं वो जिस तरह से बिगड़ती जा रही हैं, कम से कम नंदीग्राम में, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, लेकिन लाइव तस्वीरें नहीं है, कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं। विनोद जी, मैं आपको चर्चा में यहाँ पर लाना चाहूंगी। देखिए, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, वाम दल को जब ममता बनर्जी ने जड़ से उखाड़ फेंका था, उस समय एक राजनीतिक विचारधारा की एक लड़ाई दिखाई देती थी। लेकिन क्या आज बीजेपी उसी पैटर्न पर चुनौती ममता बनर्जी को दे रही है? लेकिन यहाँ पर परिस्थितियां धार्मिक विभाजन पर भी आ टिकी हैं और यही वजह है कि ममता बनर्जी को भी कहीं ना कहीं अपना गोत्र गिनाना पड़ रहा है, चंडी पाठ या श्लोक का जिक्र करना पड़ रहा है। देखिए, भारतीय राजनीति में हिंदुत्व की राजनीति जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी करती रही है, ये कोई नई बात नहीं है। और उसका जो कोर मुद्दे थे वो हिंदुत्व के ही मुद्दे थे। लेकिन तब चूंकि उसकी उपस्थिति भारतीय राजनीति में इतनी प्रभावशाली नहीं थी, तो वो एक तरह से हाशिए पर रहती थी राजनीति। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से देश की सत्ता पर काबिज हुई है और जिस तरह से उसका प्रभाव विस्तार हुआ है, तो हिंदुत्व का उसका जो एजेंडा है वो आगे चलता है। और जाहिर है, जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को चुनौती दे रही है, तो उसकी अपनी विचारधारा हिंदुत्व की तो है, वो राजनीतिक विचारधारा पर ही चुनाव लड़ रही है। हमें लगता होगा कि वो धार्मिक ध्रुवीकरण की विचारधारा है, लेकिन वो उसकी विचारधारा है, वो भाजपा की हिंदुत्व की विचारधारा है। और भाजपा जहां भी गई है वो हिंदुत्व को ही आगे करके गई है, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कहीं भी दक्षिण में आप देखिए। तो ये कहना कि विचारधारा नहीं है, विचारधारा का चुनाव तो है। क्या ये बीजेपी की कामयाबी है कि वो अपनी पिच पर ममता बनर्जी को मजबूर कर गई चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आप ये जो भी पार्टी प्रभावशाली चुनाव लड़ती है तो कोशिश करती है अपनी पिच पर ही लाने की। और ममता बनर्जी जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है, यानी जो धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा जो है, जिसको गैर भाजपा दल कहते हैं, तो वो इस समय इस देश में निश्चित रूप से हाशिए पर है, या ये कहिए कि कमजोर स्थिति में है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे तमाम सारे अगर चुनावों को देखें। तो इसलिए
भारतीय जनता पार्टी जब हमलावर होकर के ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश करती है, जब उनको ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी को यह बताना ही पड़ेगा कि वो भी हिंदू हैं और वो भी उतनी ही बड़ी हिंदू हैं जितनी बड़ी की भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इसीलिए वो फिर अपना ये बताती है कि ब्राह्मण कन्या है, वो बंदोपाध्याय हैं, वो शांडिल्य गोत्र की हैं। तो किसी को भी, मैं एक उदाहरण दूंगा, जैसे एक समय था कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेकर सवाल उठ रहा था, तो आखिर अमित शाह जी, जेटली जी आए सामने, उन्होंने बताया कि नहीं, यह है स्थिति। तो जब किसी नेता पर तमाम हमले बराबर होते हैं तो कई बार उसको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ती है। उसी तरह ममता बनर्जी को कहना पड़ा कि हाँ मैं शांडिल्य गोत्री हूं। पहले शायद ये जरूरत इसलिए नहीं पड़ती थी कि उनका मुकाबला था वाम मोर्चे से। वाम मोर्चा जो है वो गोत्र और हिंदुत्व की राजनीति नहीं करता था। तब ममता बनर्जी को बताना पड़ता था कि मैं ज्यादा किसान समर्थक हूं, मैं ज्यादा मजदूर समर्थक हूं, आदिवासी समर्थक हूं। तो जिस पिच पर वामपंथी दल चुनाव लड़ते थे उस पिच पर ममता बनर्जी बैटिंग करती थी। आज वो भाजपा की पिच पर कर रही है। जी संजय जी, लेकिन पैटर्न क्या वही है कि जिस तरह से ममता बनर्जी का राइज हुआ और चुनौती उन्होंने वाम दल को दी, उसी तरह से क्या बीजेपी ने राइज किया और आज वो चुनौती ममता बनर्जी को दे रही है? क्योंकि मुख्य विपक्षी दल की भूमिका, मुख्य फाइटर की भूमिका में या ऑपोजिशन की भूमिका में तो कांग्रेस और लेफ्ट को पीछे करके बीजेपी फ्रंट में आ गई थी। इससे तो कोई असहमति जताई नहीं जा सकती है, क्योंकि अगर आप 2016 का विधानसभा चुनाव देखें और उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव देखें, चुनाव के आंकड़ों को देखें, और उस बात से, उन आंकड़ों से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है किस तरह से बीजेपी का एक तरह से प्रचार प्रसार हुआ है वेस्ट बंगाल में। 2019 का लोकसभा चुनाव को याद करें, 18 सीटें बीजेपी ने जीती थी, और अगर विधानसभा क्षेत्रों में अगर उसको तब्दील करें, 121 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने बढ़त हासिल की, 40% वोट थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बीजेपी को 40% वोट आएंगे, और मात्र 3% वोट से ही वो तृणमूल कांग्रेस से पीछे थे। बिल्कुल टक्कर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच है, और जो लेफ्ट और कांग्रेस की जो जमीन थी वो पूरी खिसक गई है, पॉलिटिकल जमीन पूरी खिसक गई है। तो बिल्कुल बीजेपी और तृणमूल के बीच ही मुकाबला ये दिखाई पड़ता, और इसमें बीजेपी को एक तरह से क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल पिछले 2-3 साल में पूरा बंगाल का रंग बदल दिया है, चुनावी रंग बदल दिया है, तो उसके लिए पूरे बीजेपी को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। लेकिन संगीत जी देखिए, इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता कि नंदीग्राम की जो लड़ाई है वो एक परसेप्शन की लड़ाई भी है। ममता बनर्जी ने भी वो आत्मविश्वास दिखाया कि मैं डरूंगी नहीं, नंदीग्राम से लड़ूंगी, एक ही सीट से चुनाव लड़ूंगी, और शुवेंदु अधिकारी उनके खिलाफ है। नंदीग्राम से ही दोनों आंदोलन से निकले, राइज दोनों ने अपने राजनीतिक करियर में किया, लेकिन जो हारेगा उसका राजनीतिक अस्तित्व खत्म, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं इस प्रश्न पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो धर्मनिरपेक्षता की बात चल रही थी, मुझे नहीं लगता है, कहीं से ये नहीं लगता है कि भारतीय राजनीति जो है वो धर्मनिरपेक्षता के वसूलों पर कभी भी चली हो। यदि ऐसा होता तो कांग्रेस पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में आती है केरला में। जरा बंगाल पर ही चुनाव पर नजर डाल ले। ममता बनर्जी ने क्या कहा, जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव लड़ने की बात हुई, ममता बनर्जी ने कहा, ये पब्लिक डोमेन में है ये चीजें, कि 30% मुसलमानों का वोट जो है वो ओवैसी ले जाएगा, हिंदुओं का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ले जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। ये उनको में एक डर का माहौल पे है, यानी आप ये मान करके चलते थे, और इस देश की राजनीति का यही वसूल रहा है। कांग्रेस ने ये मान करके चला कि ये जो 15%, 14% मुसलमानों का वोट है उसको हम एक मुश्त लाएं, और हिंदुओं का वोट चूंकि जातीय आधार पर और किसी न किसी पांथिक वगैरह आधार पर बटा हुआ रहता है, तो जो एक मुश्त वोट जहां से हम आता है हम उसको ये करें। भारतीय जनता पार्टी ने देखा, ऐसा मेरा एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट है, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ठीक है 15% वोट में से मुझे बहुत कम वोट आता है, लेकिन ये जो 85% को जो इग्नोर किया जाता है उसको आखिर एक सवाल तो सबके मन में खड़ा होना चाहिए कि विभाजन हुआ, मुसलमानों को एक पाकिस्तान मिला, एक धर्म के आधार पर मिला, बचे हुए भारत में भी यदि वही नारे, वही सारी चीजें, वही मुद्दे जो विभाजन से पहले चल रहे थे, तो सवाल तो उठाएगा। और यदि आप उसको कॉम्युनलिज्म कहते हैं, हैरानी नहीं मोनाक्षी जी, मुझे हैरानी यही होती है कि उसको आप कॉम्युनलिज्म के कटघरे में ला करके खड़े कर देते हैं। नंदीग्राम से बीजेपी के प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी ने आज सुबह वोट डाला और बाहर निकलते ही ममता बनर्जी और टीएमसी पर हमले किए। जैसे हमला हुआ उसको किस तरह से देख रहे हैं? ये किस तरह जंगल राज वो पैडी फील्ड से पथराबाजी किया। कौन लोग थे ये? शेख रोशन से काजहार, ममता बेगम का दूधेल गाई,
तो ये इस तरह की परंपरा को किस तरह से देख रहे हैं? ये तो पूरा बंगाल में केसपुर में भी हुआ, तो कैंडिडेट का गाड़ी तोड़फोड़ किया, कैंडिडेट का गाड़ी तोड़फोड़ कर दिया। अरे एक ही ब्रांड भाई कितना। और यहाँ पर ममता दीदी अभी निकली हैं, वो बोल रही हैं हम देखेंगे, हम भी घूमेंगे। ममता खत्म हो गया, वोट खत्म हो गया, तो 70% पोल हो गया। कितने मार्जिन क्या है आपका? मार्जिन तो देखिए, वेट कीजिए। खुशी आपके चेहरे पे खुशी झलक रही है। 5 बजे शुरू हुआ था वोट, आप तो 2 बज गया, वोट तो क्या दिखेगा वो वोट जो आप जिन इलाकों में घूमे वो अगले 15 टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड था। आप जिन इलाकों में घूम रहे थे वो टीएमसी का हो गया। करीबन 40 बूथ पर टीएमसी का दबदबा है। जो खास करके ना 350 में 40 से 45 बूथ पर टीएमसी है, बाकी बूथ में टीएमसी नहीं है। ममता जी बोल रही थी और लोग बोल रहे थे कि खासकर एक समुदाय का कुछ आदमी कर रहा है, सब नहीं। आपका कुछ अभी आकलन है, जीत का कोई आकलन है? नहीं, मैं गलत कर नहीं हूँ। फोर्स ने काम किया, उससे संतुष्ट हैं आप? सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। ईस्ट मिदनापुर में डेबरा में बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं उन पर भी उनका आरोप है कि वहां पर कुछ लोग उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, लुंगी पार्टी। उन लोगों ने बूथ के बाहर जोटोला इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, भीड़ करके रखी थी, ये आरोप लगाया। अपना ज्यादा फोकस रखा, लेकिन देखना ये होगा कि जो दावे दोनों तरफ से हैं या शुवेंदु अधिकारी परिवार की जो पकड़ इस पूरे इलाके में है, वो वोटों में क्या तब्दील होती है और क्या मुख्यमंत्री को हराने की स्थिति में वो आते हैं, या ममता बनर्जी ने जिस तरह का आत्मविश्वास यहाँ इस सीट से दिखाया है भवानीपुर छोड़कर। तो ये तमाम अभी सवाल हैं, जवाब मिलेंगे 2 मई को। तो इस बूथ पर काफी देर तक ममता बनर्जी मौजूद रही, लेकिन अब वो यहां से रवाना हो गए हैं। इस तरह के इनपुट्स हमें मिल रहे हैं इस वक्त। और वहीं इसी के साथ वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो दोपहर 3 बजे तक करीब 62% मतदान पश्चिम बंगाल में दर्ज हुआ है। और अभी जो ताजा परसेंटेज हमें मिल रहा है वो 71% बताया जा रहा है कि 71% के करीब 3:45 बजे तक पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई है। तो ये एक बम्पर वोटिंग की तरफ आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसका जिक्र हम भी कर रहे थे कि जैसे दोपहर की धूप थोड़ी कम होगी, गर्मी थोड़ी कम होगी, लोग और बड़ी संख्या में घरों से निकलेंगे और वोट के लिए पहुंचेंगे। और देखिए, तमाम बड़े नेताओं की तरफ से भी अपील लगातार की गई थी कि लोग घरों से निकले, वोट जरूर दें, लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। और पश्चिम बंगाल में हालांकि जो पहले चरण का चुनाव हुआ उसमें भी अच्छा खासा मतदान का प्रतिशत रहा, और एक बार फिर दूसरे चरण की 30 सीटों के लिए जो वोटिंग हो रही है उसमें भी ऐसा लग रहा है कि ये प्रतिशत एक अच्छे आंकड़े की तरफ बढ़ेगा, 80% के करीब जाएगा। एक जबरदस्त कैंपेनिंग का दौर नंदीग्राम में भी दिखाई दिया, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जो एक लड़ाई पश्चिम बंगाल में परसेप्शन की नंदीग्राम में खास तौर पर दिखाई दे रही है, वहां से क्या संदेश राजनीति के लिए निकल कर आते हैं, क्योंकि ये संदेश सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि इसका असर आने वाले भी कई चुनावों पर पड़ेगा। और यही वजह है कि आपको दोनों ही दल, मुख्य तौर पर बीजेपी और टीएमसी की तरफ से एक बड़ी ताकत जमीन पर दिखाई दी, चाहे वो कैंपेनिंग के दौरान बड़े नेताओं का रोड शोज करना हो, चुनावी रैलियों को संबोधित करना हो, कार्यकर्ताओं का जमीन पर पसीना बहाना हो। एक बड़ी फोर्स वहां पर तैनात की गई, क्योंकि जिस तरह की आशंकाएं थी कि हिंसा और खून खराबा पश्चिम बंगाल की जमीन पर ना दिखाई दे, उसके मद्देनजर ये इंतजाम नंदीग्राम में और पुख्ता थे।
हालांकि उसके बावजूद शिकायतें भी कई इलाकों से मिली। हमने आपको ये तस्वीर भी बोया पोलिंग बूथ के बाहर की दिखाई थी, जहां पर दो समुदाय आमने सामने आकर जब खड़े हो गए, नारेबाजी पत्थरबाजी जैसी शिकायतें मिली और ममता बनर्जी के वहां पहुंचने के बाद गहमागहमी और बढ़ गई थी। नहीं आ रहा है। बोलो सब हम लोग दे रहे हैं, विजुअल सारा कुछ है। तो ग्राउंड से जो सीधी तस्वीरें हमें मिल रही हैं वो भी आपको हम दिखा रहे हैं नंदीग्राम से। आप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस वक्त देख रहे हैं सुरक्षा घेरे के बीच। हालांकि 10 मार्च को भी जो हुआ था वो आपको याद होगा, जब ममता बनर्जी एक हादसे का शिकार हुई थी, उन्हें चोट लगी थी और उसके बाद से वो व्हील चेयर पर आपको दिखाई दे रही है। पूरा कैंपेन उसके बाद उन्होंने व्हील चेयर पर किया और आज भी ऐसी आशंका थी कि कहीं परिस्थितियां इस कदर न बिगड़े, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी की तरफ से भी शिकायत की गई कि उनके काफिले पर पथराव हुआ, हमला किया गया।